सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और जैसे कि आपको पता है बेटा, बिहार बोर्ड ने 2025 के लिए अपना सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया है। और जो सैम्पल पेपर है बेटा, ये बिहार बोर्ड का है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस 2025, इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 एनुअल वार्षिक। सब्जेक्ट है फिजिक्स, इलेक्टिव एथिक्स है, आईएससी थ्योरी सैद्धांतिक है। तो इसमें कुल अगर हम बात करें प्रश्नों की जो संख्या है वो 70 प्लस 20 प्लस 6 बराबर 96 इसमें क्वेश्चन है टोटल। क्वेश्चन पेपर करने के 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलता है। 15 मिनट आपको पढ़ने का मिलता है और 3 घंटे आपको सॉल्व करने का यहाँ पे मिलता है। सब्जेक्ट कोड है 117, सब्जेक्ट कोड 117 और जो क्वेश्चन है वो बेटा आपका 70 मार्क्स का है। ठीक है ना, फिजिक्स का पेपर जो है वो 70 मार्क्स का होता है। देखिए 70 क्वेश्चंस आपके पास दे रखे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन दे रखे भाई? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन ए में, ठीक, जिसमें से आपको 35 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। देखिए सेक्शन ए में क्या लिखा है कि खंड अ में 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 35 प्रश्नों से अधिक का उत्तर देने पर प्रथम 35 का ही मूल्यांकन होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इनका उत्तर देने के लिए उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले या काले बॉल पेन के प्रगार करें। किसी भी प्रकार के बाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का OMR उत्तर पत्रक में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। ठीक है ना। OMR शीट पे आप किसी भी तरह का कोई भी बाइटनर यूज नहीं कर सकते, ब्लेड यूज नहीं कर सकते, नाखून यूज नहीं कर सकते हैं। अगर 35 से ज्यादा क्वेश्चंस का अगर आप आंसर करते हैं तो स्टार्टिंग के 35 क्वेश्चन का ही मूल्यांकन होगा, बाकी के क्वेश्चंस का मूल्यांकन नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस क्या क्या है सेक्शंस ए के अंदर। तो सेक्शंस ए के अंदर वैसे तो 70 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। 35 क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने हैं सेक्शंस ए के अंदर। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आपके लिए इजी रहता है बेटा, सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आता है उनको साइड कर देना है, क्योंकि 70 में से 35 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 50% की चॉइस है। तो मेरा सबसे पहला सजेशन ये रहेगा बेटा, जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आता है उन क्वेश्चंस को साइड करिए। जो क्वेश्चंस आपको इजी लगता है, जो क्वेश्चंस आपको समझ में आता है, उन क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करिए, ताकि आपके कहीं मार्क्स कटे ना। देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आता है सेक्शन ए में। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे देखिए, एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 और Q2 के बीच का बल F12 है और Q1 और Q3 के बीच का बल F13 हो, तो F12 डिवाइड बाय F13 क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले एक वर्ग है, ये क्या है बेटा? एक वर्ग है। ठीक, यहाँ पे आपका Q1 आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे आपका Q2 आवेश रखा हुआ है, ये Q3 आवेश है और ये हमारा Q4 आवेश है। ठीक, ये 4 आवेश यहाँ पे हमारे पास दे रखे हैं। कितना आवेश दिया हुआ है भाई? 4 आवेश दे रखा है। ठीक है ना। चलिए देखिए, अब कह रहे हैं इस Q1 Q2 के बीच में जो बल है ये F12 है। देखो इनके बीच की दूरी मान लो R, ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा। ठीक, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है ये आपका जा R√2 हो जाएगा बेटा। क्या जाएगा? R√2। देखो F12 हो जाएगा बेटा K Q1 Q2 बटा R², और इसके डिवाइड में F13 हो जाएगा बेटा आपका K Q1 Q3 बटा, देखो इन दोनों के बीच की जो दूरी है यह है आपका R√2 का क्या जाएगा बेटा? स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोनों पर समान आवेश रखे हुए हैं, मतलब Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4, ये सबका मान आपस में क्या भाई? बराबर है। अगर सब आपस में बराबर है तो ये K Q1 Q2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, R² से R² कैंसिल हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा बेटा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। ये क्या जाएगा? 2/1। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड बी जो है, बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसमें 2 आंसर दे रखा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बेटा जल्दी से कमेंट सेक्शन में, जिन बच्चों को आता है आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में जल्दी से। एक उदासीन धात्विक के गोले से जब 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोलों पर आवेश हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आवेश Q बराबर होता है, Q बराबर होता है Ne, N दे रखा है 10 की घात 14, तो 10 की घात 14 और E है बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, कितना 10 टू द पावर माइनस का 19, ठीक। तो देखो ये बचेगा आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना भाई माइनस का 5, 14 में से सॉरी 19 में से 14 घटा देंगे तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो देखो ये वाला जो आंसर है अब हटाए जाते हैं, देखो सबसे पहले हटाए जाए, कम किए हैं, कम करे जाएंगे, हटाए जाएंगे तो आवेश कैसा आएगा भाई प्लस का आवेश आएगा। कैसा आवेश आएगा प्लस का। अगर इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो आवेश कैसा आएगा ऋण आवेश आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक ना। 16 माइक्रोकूलम इज द करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। कह रहे समविभावी पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण है, समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच कितने डिग्री का कोण है ये आपको ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको पता है अगर कोई समविभव पृष्ठ है, इस समविभव पृष्ठ पर जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो लंबवत होती हैं। अगर ये एक समविभव पृष्ठ है तो इस समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी भाई लंबवत होंगी। अगर विद्युत बल रेखाएं लंबवत है तो इसका मतलब कोण जो है थीटा जो है भैया 90 डिग्री का बनना चाहिए। कितने डिग्री का बनना चाहिए भाई 90 डिग्री का बनना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं कौन कौन सा है, ठीक है। 0 180 है, 90 है और 45 डिग्री है। सी ऑप्शन जो है 90 डिग्री दे रखा है और डी ऑप्शन जो है वो आपका 45 डिग्री दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे बेटा तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 90 डिग्री का आंसर जो है ये सही है क्योंकि समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखा एक दूसरे के क्या होते हैं भाई लंबवत होते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से आंसर करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 को आंसर करेंगे। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकंड दीजिए मुझे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दे रखा है यहाँ पे, Q आवेश से आवेशित R त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र से बाहर R दूरी पर विभव होगा। कह रहे एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या R है और इसके केंद्र से X दूरी पर बाहर की बात कर रहे हैं। कहां पर बात कर रहे हैं बाहर की बात कर रहे हैं। तो बाहरी बिंदु पर विभव का क्या फॉर्मूला होगा, उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। ए KQ बाय कैपिटल R, KQ बाय X, KQ बाय एक्स स्क्वायर, KX इंटू Q। ये 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखा है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शंस करेक्ट होगा। यस जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे बेटा, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आप चेक करते रहिए बेटा, आप चेक करते रहिए, आप आंसर लिखते रहिए कमेंट सेक्शन में। आंसर लिखेंगे जो आंसर मैं मैच बता रहा हूं, देखिए आपका आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, और काउंट करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशंस कितनी है और आपको कितना अभी और प्रिपरेशंस करने की जरूरत है। इसलिए रिक्वेस्ट है बेटा कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए एक गोलीय चालक के केंद्र से R दूरी पर या X दूरी पर विद्युत विभव का जो सूत्र होता है ये आपका होता है KQ बाय X। क्या होता है KQ बाय X। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही है, KQ बाय X। KQ बाय X इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखा है भाई, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी जो है 0 है, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखा है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, सिंपल एकदम, जिसको कहते हैं सिंपल सा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है भाई। देखो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है KQ,
सॉरी केवी के अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अल्फा क्या होता है भाई, अल्फा पार्टिकल होता है He डबल पॉजिटिव। कितना चार्ज है इस पे, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो Q जो है वो 2E के बराबर होगा, 2 इंटू वी, 2E इंटू वी, है ना। V कितना भाई, V कितना है, V है आपका 200 वोल्ट, तो ये आपका जाएगा 2 गुणा 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा बेटा। तो ये आपका आंसर है 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा उसकी वृद्धि होगी अगर एक अल्फा पार्टिकल को 200 वोल्ट के विभवांतर पे क्या करते हैं हम, एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे सी धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव V तक बढ़ाया जाए। कहां तक बढ़ाया जाए भाई, V तक बढ़ाया जाए। कितना है भाई, C धारिता है और विभवांतर इसका V दे रखा है, तो कह रहे ये संधारित्र जो है वो कितना एनर्जी स्टोर करेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला पूछा है, एनर्जी क्या होता है भाई, हाफ ऑफ CV स्क्वायर। कितना था भाई, हाफ ऑफ CV स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन सही लिखा है बेटा वो सही है। ऑप्शन बी जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है वो सही है। आप 1 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा बेटा, 1 नंबर क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पूछा है। अगर जिन बच्चों को इस क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट पता है वही इस क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, n एक समान गोलीय बूंदे जो समान विभव V तक आवेशित है मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती है, बड़ी नई बूंद का विभव क्या होगा। नई बूंद का विभव क्या होगा, 4 ऑप्शंस दे रखा है, V इंटू एन, V बाय एन या V इंटू एन टू द पावर 2/3। ये 4 ऑप्शंस दे रखा है। जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शंस करेक्ट हैं। यस, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा डी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। डी इज द करेक्ट आंसर, डी, V इंटू एन टू द पावर 2/3, V इंटू एन टू द पावर 2/3 इज द करेक्ट आंसर। ये डायरेक्टली इसका आंसर फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र 10⁵ वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र है। यदि संधारित्र के प्लेटों पर आवेश 1 माइक्रोकूलम है तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर बल आपको ज्ञात करना है। प्रत्येक प्लेट पर बल आपको ज्ञात करना है, तो प्रत्येक प्लेट पर बल कितना होगा बेटा, तो बल F इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज Q इंटू ई। कितना, Q इंटू ई। ओह सर, Q इंटू ई। Q है आपका 1 माइक्रोकूलम, तो यह 10⁻⁻6 और विद्युत क्षेत्र है 10⁵5, तो यह आ जाएगा 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, तो ये 0.1, 0.1। ठीक, अब इस फोर्स को हम क्या करेंगे, इस फोर्स को हम डिवाइड कर देंगे 1/2, क्योंकि दोनों प्लेटों पर इतना बल लग रहा है। दोनों पर, एक प्लेट पर कितना बल लगेगा, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो ये 0.05 न्यूटन हो जाएगा। तो एक प्लेट पे जो बल लगेगा बेटा, या प्रत्येक प्लेट पे जो बल लगेगा वो लगेगा आपका 0.05 न्यूटन। 0.05 न्यूटन का बल जो है हर एक प्रत्येक प्लेट पे लगेगा, या प्रत्येक प्लेट इतना बल का अनुभव करेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछा गया है इस बार 2025 के सैंपल पेपर में। बहुत इजी क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अरे तो इसमें छुप क्या है,
चलिए देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित m चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास मतलब करंट लूप द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान होता है। देखो टाउ का मान जो होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है बेटा, टाउ इज इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। क्या होता है? एम बी साइन थीटा होता है, ठीक। और टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, तो हम इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में? तो लिखा जाता है एम क्रॉस बी। क्या लिखा जाता है बेटा? एम क्रॉस बी, है ना, एम क्रॉस बी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट है, ठीक। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिएगा बेटा, क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा और चेक करते रहिएगा और नोट करते रहिएगा कितने क्वेश्चन का आपने सही सही आंसर दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने पर चुंबकीय सुई का आवर्तकाल घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय सुई दैट इज द निडल, दैट इज द निडल, आपको बताना है चुंबकीय सुई का आवर्तकाल घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा इसमें से? जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में बेटा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यस यस, इसमें अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाते हैं तो आवर्तकाल क्या होगा बेटा? बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड और टाइम पीरियड ये एक दूसरे के क्या होता है भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा तो आवर्तकाल का मान क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधघरों में होता है? पौधघरों में किसका उपयोग किया जाता है? गामा किरणों का, परावैंगनिक किरणों का, एक्स किरणों का या अवृक्त किरणों का? 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखा है, आपको बताना है कि पौधघरों में कौन सा विकिरण यूज किया जाता है, कौन सा विकिरण यूज किया जाता है पौधघरों के अंदर, गामा किरणों का, परावैंगनिक किरणों का, ठीक है ना, एक्स किरणों का या अवृक्त किरणों का? जल्दी से बताइएगा बेटा कमेंट सेक्शन में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है। एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, एप्लीकेशन है बेटा, एप्लीकेशन है। जल्दी से बताइएगा मुझे पौधघरों में कौन सा विकिरण यूज होता है? तो अगर हम बात करें पौधघरों में बेटा अवृक्त किरणों का उपयोग किया जाता है, आईआर का यूज किया जाता है। ऑप्शन जो डी है बेटा, ये डी ऑप्शन करेक्ट है, आईआर, क्योंकि आईआर को जो है बेटा हीट वेव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इसको हीट वेव भी बोला जाता है ना, गर्म तरंगे भी इसको बोला जाता है। तो इसलिए क्योंकि पौधघरों के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, तो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए हम अवृक्त किरणों का क्या करते हैं? यूज करते हैं, अवृक्त किरणों का उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का ई सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश तथा एच में सदिश जेड अक्ष के अनुदिश है तो तरंग गति की दिशा होगी। सिंपल सी बात है, एक एक्स की दिशा में है, एक जेड की दिशा में, तो बचा क्या भाई? वाई की दिशा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे पर लंब होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, देखो इतना सिंपल। अगर आपको नहीं पता है तो फिर बेटा क्या ही हो सकता है, आप लोग प्रिपरेशंस करो, प्रिपरेशंस करने के लिए आप मेरे वन शॉट वीडियोस का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अगर जेड डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में आपकी वेव की दिशा होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस बी जो है वो सही है, एक्स अक्ष की दिशा में जो है आपका क्या होगा? एक्स अक्ष की दिशा में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स के डायरेक्शन में आपका ट्रैवल करेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बेतार संचार का आविष्कार किसने किया था? वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का उपयोग किसने किया था? तो अगर हम बात करें वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में, ठीक, जो क्रेडिट दिया गया वो किसको दिया गया भाई? मार्कोनी को दिया गया। किसको दिया गया? मार्कोनी। मार्कोनी का ही नाम आता है बेतार आविष्कार में, बट उससे पहले जो है वो जगदीश चंद्र बसु ने भी किया था। जगदीश चंद्र बसु ने मार्कोनी
के आविष्कार से 2 साल पहले जो है उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडियो वेव्स को डिटेक्ट भी किया था और उसको ट्रांसमिट भी किया था। बट लॉन्ग डिस्टेंस तक जो ट्रांसमिशन है वो मार्कोनी ने किया था, इसलिए मार्कोनी को क्रेडिट दिया जाता है। बट अगर इंडियन की बात करें तो जगदीश चंद्र बसु भी करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण मुड़ जाती है, किरण मुड़ने को कहा जाता है। अरे भैया देखो, इससे सिंपल क्वेश्चंस नहीं हो सकता, इस पेपर में इससे सिंपल क्वेश्चंस नहीं हो सकता। 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखा है, व्यतिकरण, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपन, परावर्तन। ये 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखा है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है। जल्दी से बताइए बेटा, इससे सिंपल क्वेश्चंस तो बोर्ड एग्जाम्स में हो ही नहीं सकता है। यस, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए ABC करके, क्वेश्चन नंबर डालिए और जो भी ऑप्शन आपका सही है वो लिखिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। यस, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश मुड़ता है, और प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं भाई? अपवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है? आहा भाई, कितना सुंदर सा क्वेश्चन है। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है? वो ज्यादा साइन क्यों करता है हवा का बुलबुला? कौन सा फिनोमेना इसमें यूज होता है? परावर्तन से, विवर्तन से, अपवर्तन से या पूर्ण परावर्तन से? कौन सा फिनोमेना इसमें यूज होता है? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। यस, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। वॉच का टाइम लगा दो, टाइम पीरियड है इसमें, टाइमर है, टाइम नहीं है इसमें। तीस सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। यस, बताओ, परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या पूर्ण परावर्तन? पूर्ण परावर्तन। यस, टाइम खत्म। तो इसके लिए जो आंसर है बेटा आपका पूर्ण परावर्तन जो है, ये पूर्ण परावर्तन की जो घटना है ये सही आंसर है। TIR की वजह से जो प्रकाश जो है, TIR की वजह से प्रकाश जो है हवा के बुलबुले के अंदर क्या था? चमकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्या एक उभयोत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है? इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है? प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या कितना भाई? 20 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शंस आपके पास, 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिएगा। 30 सेकंड का टाइम यहां से फिर मैं आपको दोबारा से दे रहा हूं। 30 सेकंड का टाइम हमारे पास है, आपके पास है, सॉरी 30 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करिए एंड आंसर करिए जल्दी से। यस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है बेटा, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। यस, योर टाइम इज फिनिश। देखो 1/f इज इक्वल टू होता है बेटा, 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r माइनस प्लस 1/r। ठीक है, उभयोत्तल है, ठीक है। तो n 1.5 माइनस का 1 और यह 2/r। r कितना भाई? r दे रखा आपका वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। ये इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई? 20 10। यस, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 0.5 डिवाइड बाई 10, पॉइंट डालेंगे 0, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1/20। तो f जो है ये आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को यदि पानी में डाल दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा? देखो पानी में डाल दिया जाए, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। क्या था भाई? 1.33 होता है। ठीक, और जो लेंस है, लेंस का अपवर्तनांक बेटा कितना है? 1.5 है। कितना है? 1.5। तो देखो लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है, पानी का अपवर्तनांक कम है। अगर पानी में डाल देंगे तो लेंस किसके जैसा व्यवहार करेगा? अब अभिसारी लेंस की तरह, अपसारी लेंस की तरह, प्रिज्म की तरह या अपसारी दर्पण की तरह। देखो ये दोनों तो हो नहीं सकता, ये दोनों ऑप्शंस तो गलत है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है ना, इनमें से तो दोनों ऑप्शंस गलत है, क्योंकि प्रिज्म भी नहीं बन सकता लेंस और दर्पण भी नहीं बन सकता। अब बात आती है, दो ऑप्शंस आपके पास बचता है, ए और बी। ए और बी में अगर हम बात करेंगे तो कैसा लेंस है भाई? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं हम? अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं। और क्योंकि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक से ज्यादा है तो इसलिए लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगा। लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगा और लेंस जो है वो एक अभिसारी लेंस के जैसा ही क्या करेगा? व्यवहार करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18। तीन लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटे हैं, इनके संयोजन की फोकस दूरी है। ठीक, तो संयोजन की फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/f1। f1 आपका 20, 1/f2 माइनस का 30 और 60। अगर हम बात करेंगे एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 60, तो ये आपका जा 23 जा 32 जा और 61 जा। ठीक, 3 और 1 4, 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2/60। इसको काटेंगे तो कितना, सॉरी 60 है, काटेंगे तो कितना है? 1/30। कितना है? 1/30 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही है बेटा। 30 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। 30 जो है हमारा करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे तुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तुल्य फोकस दूरी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 होता है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चंस करेंगे जल्दी से, आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी दूरदर्शक के अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है तो इस दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होगी। दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला पूछा भाई। दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता क्या होगा? ठीक, ये FO दे रखा है भाई, ये हमारा FE दे रखा है। FO और FE जल्दी से बताइएगा बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि किस स्थिति में आपको बताना है, अनंत पे बताना है या डी डिस्टेंस के लिए बताना है, ऐसा कुछ यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। दोनों के केस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही आता है। अगर हम अनंत के लिए बात करेंगे तो अनंत के लिए होता है बेटा FO डिवाइड बाय FE। तो ये आपका जा 20/2, तो इसके अकॉर्डिंग कितना आता है? 10 आता है। ठीक, अगर हम निकालते हैं डी डिस्टेंस पे तो इसका फॉर्मूला होता है FO/FE 1 + FE/D। FE/D, तो ये तो हो गया 10। 1 + FE कितना है भाई? 2 और D कितना है भाई? 25। 25 + 1 27, तो 10 × 27 डिवाइड बाय 25। ठीक, 10 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, 5 2 जा 5 5 जा। ठीक, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 × 5 5 जा 5 4 जा, तो ये 10.8 आ जाएगा। बट ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो 10 आ रहा है इन्फिनिटी पे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों भी चेक कर लेंगे। अगर केस एंड कंडीशंस आ जाता है कि निकट पे निकालना है और दूर पे निकालना है, तो उसके लिए दोनों कंडीशंस हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं अनंत पर की वस्तु को, दूर स्थित वस्तु को, ठीक, निकट की वस्तु को, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है इस क्वेश्चन के अंदर।
जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। यस, आप लोगों से बोला जा रहा है कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर लिखिएगा बेटा। 4 ऑप्शंस आपके पास है, कौन सा ऑप्शन सही है या नहीं भी आता तो तुक्का मारिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से। तो अगर हम बात करें निकट दृष्टि दोष में वस्तु, अगर निकट दृष्टि दोष है किसी भी आंख में तो निकट की वस्तु को तो आसानी से देख लेता है बट दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। वही अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु को देख सकता है बट पास की वस्तु को वो नहीं देख सकता है। ठीक है, तो ये इसलिए हम इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जब हम किसी वस्तु को देख रहे होते हैं तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है? वो प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक सीधा, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा या काल्पनिक एवं उल्टा? इमेजिनरी मतलब वर्चुअल कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, तो ये तो ऑप्शंस गलत है ना। और वास्तविक कभी भी उल्टा, वास्तविक कभी भी सीधा नहीं बन सकता है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो ये दोनों तो ऑप्शंस वैसे गलत हो गया। बी, ई और सी इन दोनों में से ऑप्शंस बचे हैं आपके, इन दोनों में से आपको बताना है। ठीक, देखो अब सिंपल सी बात है, रेटिना पे इमेज बन रहा है, रेटिना पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है। रेटिना क्या स्क्रीन है और स्क्रीन पे अगर इमेज बन रहा है तो वो कैसा इमेज होगा? वो वास्तविक होगा। कैसा होगा भाई? वास्तविक होगा। और वास्तविक और उल्टा, तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन अवयव होता है। एक प्रिज्म में से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन होता है। किसका न्यूनतम विचलन होता है? तो न्यूनतम विचलन को याद रखने के लिए हम याद कर सकते हैं BI/BGY/OR। सबसे कम विचलन किसका होता है भाई? वॉलेट का, सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? वॉलेट का। और सबसे कम विचलन किसका होता है भाई? रेड का होता है। रेड सबसे कम विचलित होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा ये करेक्ट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लाल जो है वो करेक्ट आंसर है। लाल का विचलन सबसे कम होता है और वॉलेट का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, कांच से हवा में जाती प्रकाश का क्रांति कोण न्यूनतम होगा। किसके लिए न्यूनतम होगा? लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए और बैगनी रंग के लिए। ठीक ना, इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना किस कलर के लिए क्रांति कोण का मान सबसे कम होगा। क्रांति कोण देखो आई साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ है ना, और म्यू बेसिकली दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते दैट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब साइन आई सी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका आई सी ज्यादा होगा, क्रांति कोण का मान ज्यादा होगा। लैम्डा सबसे ज्यादा किसका होता है भाई? लाल रंग का होता है। तो लाल रंग के लिए जो क्रांति कोण का मान होगा ये सबसे ज्यादा होगा। अच्छा सॉरी, न्यूनतम पूछा है ना, न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम किसका होगा? सबसे कम जो है वो बैगनी का होगा। ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, डी ऑप्शन सही होगा, बी ए गलत है। ये अगर अधिकतम पूछता है यहाँ पे, न्यूनतम की जगह वर्ड क्या होता है बेटा? अधिकतम होता, तो हम लाल रंग पे टिक करते हैं हम लोग। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बैगनी रंग के लिए जो है वो सबसे न्यूनतम विचलन कोण होगा, क्रांति कोण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्षा के बूंद में एक बार अपवर्तन से, 2 बार अपवर्तन से, 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। उसमें जो है 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार जो है आंतरिक परावर्तन होता है, TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट है। 25 क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक है। प्रकाश के वर्ण का निर्णायक है। वर्ण का मतलब क्या होता है? प्रकाश के वर्ण का, एक मिनट मैं इंग्लिश में पढ़ लूँ एक बार इसको, इंग्लिश में समझ आ जाएगा। क्या कह रहे? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट इज डिसाइडेड। कलर ऑफ लाइट इज डिसाइडेड। लाइट का कलर किससे डिसाइडेड होता है? लाइट का कलर डिसाइड होता है बेटा आवृत्ति से, फ्रीक्वेंसी से।
जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ही डिसाइड करता है, फ्रीक्वेंसी ही डिसाइड करता है भाई उसका कलर क्या होगा, है ना। फ्रीक्वेंसी होगा या वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ही डिसाइड करता है कि प्रकाश जो है वो किस कलर का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आया। 25 नंबर क्वेश्चंस तक हम लोगों ने सॉल्व किया बेटा। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सेकंड पार्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि अभी रात के 1 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि मैं आगे फर्दर इस वीडियो को शूट कर पाऊँ, इसलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो पार्ट सेकंड में अपलोड होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है पार्ट सेकंड को भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।